दंगाइयों को सब पता था किसकी दुकान जलानी है, गाड़ी के किस शोरूम में आग लगानी है, किस शोरूम का असली मालिक मुसलमान है, किस घर में तांडव मचाना है, किस अस्पताल को तहस नहस करना है। कि गाड़ियां जला दी गई, दुकानें जला दी गई, महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई। कई बंदे एक साथ आए थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूक देगा। कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि डीजे पर आपत्तिजनक और गाली गलौज वाले गाने चल रहे थे। अगर ये सब हो रहा था तो मकसद क्या था? कौन वहां उकसाना चाहता था? कौन यहां माहौल को खराब करना चाहता था? कौन वहां उत्तेजक स्थितियां पैदा करना चाहता था? अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सत्ता के लिए देश में भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा है कि बहराइच हिंसा में हो रहे खुलासे से बीजेपी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा के वोटर भी उसके साजिश से शर्मिंदा है और जिस तरह से उसकी तस्वीरें आती है, वीडियो आता है, उससे साफ लग रहा है कि सब कुछ प्रायोजित होता है, फर्जी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से। दोस्तों मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो है अजीत अंजुम से। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों को दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने बेपर्दा किया, उनका कबूलनामा हिडन कैमरे में कैद कर लिया। सुलूट है दोस्तों ऐसे पत्रकार, ऐसे एंकर को, जिसने इस दौर में ताकत और सत्ता के सामने खुद को कमजोर पड़ने नहीं दिया। मगर आज तो सत्ता और ताकत के सामने चरण चुम्बन करने वाले लोगों का जमाना चल रहा है। महज कुछ फायदे के लिए पत्रकार अपने जमीर तक को बेच चुके हैं। अगर ऐसा महान काम करने वाला कोई पत्रकार हमारे सामने आ जाता है तो हमें अपने कानों पर, अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? दोस्तों रवीश कुमार, अविसार शर्मा जैसे कई पत्रकार जिन्होंने अपनी नौकरी को लात मार दिया, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, लाखों करोड़ों को लात मारना पसंद किया, मगर अपनी जमीर से समझौता नहीं किया। हमने सोचा शायद अब पत्रकारिता के दौर में ऐसे पत्रकार का मिलना मुश्किल है, मगर आज दैनिक भास्कर के इस रिपोर्टर ने यह साबित कर दिया कि अभी भी पत्रकारिता जिंदा है, ईमानदारी आज भी जिंदा है। कुछ लोग ताकत और सत्ता के दबाव में दब जाते हैं, मगर हर कोई नहीं। आज की मीडिया तो अपने आप को पूरी तरह से एक तरफ फिक्स करके बैठी है। साफ तौर पर मीडिया सरकार की भाषा बोलती है। पहले कहते थे मीडिया और राजनेता सांप और न्योले की तरह होते हैं जो कभी एक साथ दिख ही नहीं सकते। जब भी एक साथ होंगे तो एक नेता पत्रकार से नजरें चुराता ही दिखेगा। मगर आज का दौर कुछ उल्टा है दोस्तों। आज की मीडिया नेताओं के इशारे पर काम करती है, देश को तोड़ने का काम करती है, इंसान से इंसान को बांटने का काम करती है। दोस्तों ये वीडियो प्यारी होने वाली है, लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू कर लें। क्या बहराइच में हुई हिंसा प्री प्लान थी? क्या बहराइच दंगे में प्रशासन की भी मिली भगत थी? क्या यूपी पुलिस ने दंगाइयों को 2 घंटे के लिए खुली छूट दे दी थी? क्या दंगाइयों के टारगेट पहले से फिक्स थे? क्या इस दंगे के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ था? क्या चुन चुनकर मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया? नमस्कार दोस्तों। एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद बहराइच हिंसा को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में हुए खुलासे के मुताबिक दंगाइयों को सब पता था किसकी दुकान जलानी है, गाड़ी के किस शोरूम में आग लगानी है, किस शोरूम का असली मालिक मुसलमान है, किस घर में तांडव मचाना है, किस अस्पताल को तहस नहस करना है, किस दुकान, मकान या अस्पताल का रिश्ता किसी मुसलमान से है। मानो जैसे हिंसक भीड़ को टारगेट की एक लिस्ट थमा दी गई थी। एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह खुलासा किया गया है दैनिक भास्कर की तरफ से। दैनिक भास्कर की पड़ताल में पता चला कि पहली बार हिंसा वाले इलाके में पुलिस फोर्स की कमी थी, पीएसी भी नहीं थी, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती नहीं थी। हिंसा में जिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई उसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्यों रामगोपाल मिश्रा अब्दुल के घर में ही हरा झंडा हटाकर भगवा लगाने पहुंचा? इन सब बातों का दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया। इस खुलासा के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि हिंसा वाले क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी पार्टी के ही लोगों पर दंगे का जिम्मेदार होने का आरोप लगा दिया। बीजेपी के ही नेताओं पर मुकदमा दर्ज करा दिया। दैनिक भास्कर की पड़ताल के मुताबिक सुरेश्वर सिंह वो विधायक है जिनके इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं। दैनिक भास्कर के इस खुलासे के बाद हड़कंप तो मचा है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? सवाल ये भी है कि दंगों की कमान किसके हाथ में थी? कौन चाहता था कि दंगे हों, मामला बेकाबू हो, ताकि सियासी रोटियां सेकी जा सके? और हुआ यही। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत
विपक्ष के तमाम नेताओं ने यही तो आरोप लगाया है कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जो कुछ हुआ, जिस ढंग से दंगे हुए, जिस ढंग से दंगाइयों को खुली छूट दी गई, जिस ढंग से घरों, दुकानों, मकानों को आग लगाया गया, ये सब सुनियोजित था, प्रायोजित था, क्योंकि इसका सियासी फायदा लेना था और इन सब के पीछे बीजेपी थी। यह विपक्ष के तमाम नेताओं के आरोप हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर शुभम श्रीवास्तव और शिवम श्रीवास्तव के इस इन्वेस्टिगेशन में उपद्रव करने वाले इन दो लड़कों ने कबूल किया है कि पुलिस वाले 2 घंटे के लिए हट गए थे। इन उपद्रवी लड़कों ने भास्कर से यहां तक कहा कि लोगों ने गद्दारी ना की होती तो महाराजगंज खत्म हो गया होता। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 युवकों के नाम सबूरी और प्रेम मिश्रा है। अच्छा। और ये भी 14 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद हुए दंगे में शामिल थे। इन लड़कों ने भास्कर के हिडन कैमरे पर माना है कि पुलिस वालों ने इन्हें 2 घंटे का वक्त दिया था। रिपोर्टर ने जब इनसे सवाल पूछा कि क्या आपने भी आगजनी की, तो इन लड़कों ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि गाड़ियां जला दी गई, दुकानें जला दी गई, महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ आए थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा, ये उन लड़कों ने कहा। दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो गया होता। अब सोचिए कितनी बड़ी साजिश रही होगी और गद्दार वो अपनी जमात के ही लोगों को कह रहा है शायद। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे का। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर ने यह भी रिपोर्ट किया है कि दंगा करने वाले जानते थे कि जिस हीरो बाइक की एजेंसी में 25 से 30 गाड़ियों को जलाया गया वो अरुण शुक्ला के नाम पर वो एजेंसी थी, लेकिन उसमें पैसा किसी सिराज का लगा था। वो जानते थे कि एजेंसी के बगल में जो लखनऊ सेवा अस्पताल है वो एक मुसलमान का है। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में और भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे, उसके बारे में हम बताएंगे और उम्मीद है कि सारी जानकारी योगी आदित्यनाथ को अब तक मिल भी गई। स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ खुलासे हुए उसके बारे में उन्हें पता चल गया और हो सकता है पहले भी बहुत कुछ उन्हें। उम्मीद है कि लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर स्थित मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ ने वहां से 125 किलोमीटर दूर बहराइच को आग में झोंकने वाले असली गुनहगारों की फाइल भी देख ली होगी। उम्मीद है कि वो दंगा करने वालों की 7 पुश्तों तक को सबक सिखाने के वादे पर खरे उतरे। बिल्कुल। उम्मीद ये भी है कि योगी की सद्भावना एक्सप्रेस में बहराइच के दंगाई भी सवार होंगे, क्योंकि अब उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की पार्टी के क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी यही बता रहे हैं कि उपद्रवी कौन है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह की एफआईआर में लिखा गया है, उनकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है कि 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद रात 8 से 10 बजे के बीच उपद्रव शुरू हुआ। रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर हंगामा कर रही भीड़ ने तमाम अधिकारियों के सामने हमला किया, फायरिंग की। इस उपद्रव के पीछे विधायक ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें अनुज सिंह, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ला, सुधांशु राणा जैसे कई नाम हैं और ये सब बीजेपी के हैं। और इन सब के खिलाफ मामला जो दर्ज कराया या इन्हें दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा माना वो बीजेपी के विधायक। अपने ही नेताओं पर आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को लेकर दैनिक भास्कर में दावा है कि विधायक जी का पूरे जिले में होल्ड है। 4 थानों में तो बिना विधायक की मर्जी के कोई धारा 151 के तहत भी अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। डीएमएसपी भी विधायक की बात को टालने के शायद ही हिम्मत दिखा पाए, फिर भी इस विधायक को अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अगर मोर्चा खोलना पड़ा तो कुछ तो बात है। बीजेपी विधायक ने न सिर्फ अपने नेताओं पर आरोप लगाया बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया। दैनिक भास्कर से बात करते हुए सुरेश्वर सिंह ने कहा, दंगे के लिए महसी पुलिस चौकी ही जिम्मेदार है। गलती से विधायक जी लग रहा है ईमानदारी में दारोगा तक बन गए। बकौल विधायक थाना प्रभारी और सीओ की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। हंगामे के वक्त अगर इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज दूसरे पक्ष को थाने में बिठा लेते तो बात आगे नहीं बढ़ती। तो अब इसे संयोग ही कहिए कि जिस विधायक की बात डीएमएसपी जैसे अधिकारी न टाल पाए, वहां दारोगा सीओ उनकी बात न सुने। खैर, इसी इलाके के पूर्व विधायक रहे के ओझा ने दैनिक भास्कर को बताया कि जिस इलाके में दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली गई वहां हर साल छतों पर पीएसी की तैनाती होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर के ही हिडन कैमरे पर हरदी थाने के मुंशी ने बताया कि अतिरिक्त फोर्स मांगी गई थी। अच्छा, लेकिन नहीं मिला, जबकि पहले एडिशनल फोर्स आती थी। नतीजा ये हुआ कि विसर्जन में भीड़ 1000 के आसपास थी और पुलिसकर्मी महज 10 से 15।
तो किसकी लापरवाही है? दंगा कराना था तो। इतना ही नहीं, इस दंगे के बाद हटा दिए गए क्षेत्र के थाना प्रभारी एस के वर्मा ने भी साजिश का इशारा किया। बिल्कुल। एस के वर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि ये प्लानिंग लग रही है, डीजे पर गाने को लेकर विवाद जैसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। जबकि तमाम बीजेपी नेता और खुद क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह दावा कर रहे हैं कि वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद वाले गाने चल रहे थे। कुछ नेताओं ने दावा किया कि आएगा तो मोदी ही वाला गाना चल रहा था। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि डीजे पर आपत्तिजनक और गाली गलौज वाले गाने चल रहे थे। बिल्कुल। अगर ये सब हो रहा था तो मकसद क्या था? कौन वहां उकसाना चाहता था? कौन यहां माहौल को खराब करना चाहता था? कौन वहां उत्तेजक स्थितियां पैदा करना चाहता था? हालांकि इन्हें खारिज करते हुए पूर्व थाना प्रभारी एस के वर्मा ने बताया कि जुलूस में बवाल से पहले एक शख्स आया था और वो बाद में चला गया, जिसके बाद विवाद तेजी से बढ़ने लगा। अब सवाल ये है, आखिर ये शख्स कौन था? किसके इशारे पर गया था? किस लिए गया था? दैनिक भास्कर को एस के वर्मा ने यह भी बताया कि जिस छत पर राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, वहां से 3 लोगों ने हाथ हिलाया। अच्छा। फिर बात आगे बढ़ती चली गई। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि हिंसा के वक्त राम गोपाल मिश्रा अब्दुल की छत पर ही क्यों पहुंचा? वहां पहले से लगा हुआ झंडा तोड़कर उसने भगवा झंडा क्यों लगाया? इन सवालों के जवाब एक पुलिस अफसर ने दैनिक भास्कर से बातचीत में दिए। दैनिक भास्कर को पुलिस अफसर ने बताया कि राम गोपाल मिश्रा और अब्दुल हमीद के परिवार के बीच पहले से ही झगड़ा था। दोनों परिवारों के बीच पुराना विवाद था। अगर ऐसा ना होता तो वहां तमाम मुस्लिमों के घर पर झंडे लगे हैं, लेकिन फिर राम गोपाल सिर्फ अब्दुल के घर पर ही झंडा क्यों उखाड़ता? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में जिस पुलिस अफसर से बात की गई है, उस पुलिस अफसर के मुताबिक केस के मुख्य आरोपी अब्दुल का बेटा सरफराज बदमाश है। राम गोपाल को सरफराज ने ही गोली मारी। सरफराज को हत्या के आरोप में पकड़ा भी जा चुका है और पुलिसिया अंदाज में एनकाउंटर भी हो गया, हाफ एनकाउंटर, जिस पर बहुत बवाल भी हुआ। उसे सख्त से सख्त सजा मिले, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन इस पर भी तो बात होनी चाहिए। कैसी नौबत आई क्यों? अगर कहा जा रहा है कि अब्दुल और उसके बेटे के साथ राम गोपाल मिश्रा का पुराना विवाद था, तो ऐसी स्थिति आई क्यों? अगर वहां कोई पहुंचा और किसी ने हाथ हिलाया, भीड़ को उकसाया, तो शक की सुई तो उन लोगों की तरफ जाती है जो चाहते थे दंगा हो, या फिर ये सब जानकर भी जो लोग अनजान रहे, क्योंकि जहां ये दंगा फैला वो इलाका संवेदनशील माना जाता है। हर बार वहां पुख्ता सुरक्षा रहती थी। इस बार किसके इशारे पर ढील दी गई और क्यों? वहां पुलिस की तैनाती कम क्यों थी? क्यों किसी मजिस्ट्रेट को वहां ड्यूटी पर नहीं लगाया गया? आखिर क्यों सिर्फ पुलिस कर्मियों के भरोसे सुरक्षा छोड़ दी गई? ये बात तो बहराइच के स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट ने भी मान ली है कि अगर पर्याप्त पुलिस फोर्स होती तो घटना ना होती। देखें तो इंटेलिजेंस फेल्योर का भी मामला है, जिसमें सीधे तौर पर आला अधिकारी शक के घेरे में है। हरदी थाना प्रभारी रहे एस के वर्मा और सुरेश कुमार वर्मा ने आला अधिकारियों को पत्र लिखकर डेट सेक्शन पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स भेजने की मांग की थी, लेकिन साहब लोगों ने गौर नहीं किया और उसका नतीजा हम सब ने देखा। और जब कार्रवाई की बात आई तो अब तक एसओ, सीओ, तहसीलदार के बाद एएसपी को हटा दिया। लेकिन बड़े अफसरों का एक्शन लेने की बजाय अभी तो नील बटा सन्नाटा है। हम जो कुछ आपको बता रहे हैं वो दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है, जिस पर बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने पुलिस फोर्स की कमी की बात तो मान ली है, लेकिन पुलिस को 2 घंटे की छूट वाली बात को सिरे से खारिज किया। ठीक उसी तरह जैसे राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा था 36 गोलियां मारी गई, कोई कह रहा था पेट फाड़ दिया गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और सब कुछ सोशल मीडिया पर जिसे जो मर्जी लोग लिख रहे थे। कई बीजेपी नेता तो कई कदम आगे निकल गए। पत्रकार से विधायक बने एक बीजेपी के नेता ने ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचे पत्रकारों की लिस्ट ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल की और उसमें हिंदू मुस्लिम खोजना शुरू किया कि ये पत्रकार मुस्लिम है, इसलिए उन्होंने ऐसी रिपोर्ट की। लेकिन बहराइच पुलिस ने वक्त वक्त पर अफवाहों का खंडन भी किया और चेतावनी दी कि इस तरह की अफवाहें नहीं फैलाएं। पक्ष और विपक्ष जमकर इस मुद्दे पर सियासी गोते लगा रहे हैं। और अब दैनिक भास्कर के इस खुलासे के बाद विपक्ष ने बीजेपी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रहार के साथ साथ भाजपा पर तीखे हमले किए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सत्ता के लिए देश में भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा है कि बहराइच हिंसा में हो रहे खुलासे से बीजेपी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा के वोटर भी उसके
साजिश से शर्मिंदा है, क्योंकि वो भाजपाइयों से ही दंगा कराकर उन्हें फंसा रही है, जैसे बहराइच के महासी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भाजपाइयों पर ही केस दर्ज कराया है। वही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि ये बहराइच के दंगे की सच्चाई है। क्या अब भी कोई शक है कि यह दंगा प्रायोजित था? बहुत सारे लोग लगातार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी इस खुलासे पर कहा कि बीजेपी आपके बच्चों के हाथ में रोजगार की जगह सिर्फ बम और बर्बादी दे सकती है। दे ही रही। 13 अक्टूबर को जब विवाद बढ़ा, हंगामा हुआ, 14 अक्टूबर को दंगे के बाद से अब तक इस केस में काफ़ी बातें निकलकर सामने आ गई हैं, जिस पर सूबे की सियासत भी खूब हुई और सरकार भी चौतरफा फंसती नजर आई। चाहे वो आरोपियों के हाफ एनकाउंटर पर हुआ बखेड़ा हो, या फिर बहराइच में बुलडोजर एक्शन शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, दोनों ही मुद्दों पर कहीं न कहीं सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल के बेटे सरफराज और तालीम के हाफ एनकाउंटर पर यूपी समेत देश भर से विरोध की आवाजें उठी। कहा गया कि अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए सजा का प्रावधान कानून की किताबों में दर्ज है, उसे सजा अदालत दे। अदालती कार्रवाई के दौरान तमाम पक्ष विपक्ष की सुनवाई के बाद अदालत के पास, जज के पास ये हक है कि जो मर्जी सजा दे कानूनी प्रावधान के मुताबिक। लेकिन योगी की पुलिस जिस ढंग से एनकाउंटर करती है वो साफ साफ कानून की धज्जियां उड़ाने की तरह है। अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी जैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की, जिसके बाद यूपी सरकार ने एनकाउंटर की गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक, हालांकि इस एनकाउंटर की गाइडलाइन का पालन कौन करेगा जब ऊपर से ही निर्देश है कि राम नाम सत्य कर दो, ऊपर से ही जब बुलडोजर एक्शन से लेकर हाफ एनकाउंटर का निर्देश है, तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन फिलहाल जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक एनकाउंटर के बाद शूट आउट साइट की वीडियोग्राफी जरूरी है। एनकाउंटर में मारे जाने पर परिजनों को तुरंत खबर करनी होगी। एनकाउंटर में मौत पर पोस्टमार्टम 2 डॉक्टर करेंगे, पोस्टमार्टम जिसकी वीडियोग्राफी होगी। शूट आउट में इस्तेमाल हथियारों को जांच के लिए सरेंडर करना होगा। एनकाउंटर वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम जांच करने जाएगी। एनकाउंटर की जांच शूट आउट वाले इलाके की पुलिस नहीं करेगी। अपराधी से बरामद हथियारों का भी बैलिस्टिक परीक्षण जरूरी होगा। एनकाउंटर में शामिल अफसरों से एक रैंक ऊपर के अफसर जांच करेंगे। तो ये तो सुनने में, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी कई गाइडलाइंस, कई निर्देश पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा चुके हैं, लेकिन यूपी में होता क्या है ये सब दुनिया जानती है, आप देखते रहते हैं। बशर्ते इस एनकाउंटर के बाद क्या हम उम्मीद करेंगे कि इस गाइडलाइंस का पालन होगा, या सिर्फ कहने के लिए कह दिया गया और उसके बाद होगा वही जो आप देखते रहे, जो लगातार होता है। कहीं पुलिस किसी अपराधी को या किसी गुनहगार को या किसी आरोपी को पकड़ती है और कहीं ले जाकर जिस ढंग से उसे दौड़ाकर उसके पीछे दौड़कर एनकाउंटर करती है, हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर के नाम पर जो पुलिसिया खेल चल रहा है, उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो, उसकी कहानियां लगातार आती रहती हैं। हालांकि अगर बात एनकाउंटर की हो रही है तो योगी राज से ज़्यादा एनकाउंटर पहले भी हुए हैं, मुलायम सिंह के दौर में भी हुए। 29 अगस्त 2003 से लेकर 13 मई 2007 तक मुलायम के राज में डकैत निर्भय गुजर समेत 499 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। वहीं मायावती राज में डकैत ददुआ, ठोकिया समेत 262 अपराधी डकैत 14 मार्च 2012 तक मारे गए। हालांकि अखिलेश के कार्यकाल में आंकड़ा सिर्फ 40 तक सिमट गया और 17 अक्टूबर 2024 तक योगी राज में 210 अपराधी ढेर हो चुके हैं। लेकिन खास बात यहाँ कि हाफ एनकाउंटर बहुत धड़ल्ले से अलग अलग जिलों में पुलिस लगातार करती है, मतलब पैर में गोली मारना। और जिस तरह से उसकी तस्वीरें आती है, वीडियो आता है, उससे साफ लग रहा है कि सब कुछ प्रायोजित होता है, फर्जी होता है। अक्सर कहा जाता है वो भाग रहा था, पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर उसने फायरिंग की, पुलिस वाले ने दौड़ा के गोली मार दी और उसके लादते हुए पुलिस वाला कंधे से ढोते हुए उसको अस्पताल पहुंचाते हैं। ये तस्वीरें अक्सर आती हैं। बहरहाल दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप तो मचा है। योगी सरकार से लेकर योगी की पुलिस तक कटघरे में है। विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान हैं, सोशल मीडिया पर 50 सवाल हैं। लेकिन क्या इसके बाद कुछ बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट तक नसीहत दे चुका है, फटकार लगा चुका है, निर्देश दे चुका है कि आप ऐसे किसी की दुकान या घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तमाम नसीहतों के बाद भी बुलडोजर अभी भी यूपी के इलाकों में निकलने को तैयार दिखते हैं। हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर के नाम पर जो कुछ यूपी में हुआ है और हो रहा है,
वो सबके सामने है। लेकिन अब जब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर सामने आ गई कि दंगे की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी और दंगे जैसी स्थिति पैदा की गई थी और दंगाइयों के बीच बीजेपी समर्थित लोग थे या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बीजेपी के विधायक नहीं आरोप लगाए हैं, तो सवाल उठता है अब कटघरे में तो बीजेपी है। उसी बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं की पुलिस है, और दंगाइयों में जो भीड़ है वो उसी बीजेपी की समर्थक भी है। तो क्या हम कार्रवाई की उम्मीद करें? फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि बहराइच के अंदर जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल संयोजित और प्रायोजित तरीके से किया गया। मैंने पिछले कई वीडियो में इस बात को कहा है, क्योंकि जो सूरत मीडिया के द्वारा हम लोग दंगे की देख रहे थे, उससे ये साफ पता चलता है कि यह कोई अचानक से हो जाने वाला दंगा या उन्माद नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है ये कराया गया दंगा है। जैसा कि आप लोगों ने अजीत अंजुम जी से सुना कि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर शुभम श्रीवास्तव ने अपनी हिडन कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड किया उसे झुठलाया तो नहीं जा सकता। जरा सोच कर देखिए उन दंगाइयों की बातें। वो कह रहे थे कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी वरना पूरा महाराजगंज खत्म हो गया होता। किस तरह की सोच लेकर आए थे ये दंगाई पूरे महाराजगंज को खत्म करने। इस दंगे में एक बात बहुत अलग हुई है, उन सभी दंगाइयों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता था कौन सी दुकान, कौन सी प्रॉपर्टी मुसलमान की है और कौन सी हिंदू की है। जितने भी घरों और दुकानों में आग लगाई गई, जितने भी वाहन को आग के हवाले किया गया, वो सब लिस्टेड तरीके से सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाया गया। उन दंगाइयों को यह भी पता था कि कौन सी एजेंसी में किसका पैसा लगा है और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। हिंदू के नाम से रजिस्टर्ड एजेंसी मुसलमान का पैसा लगा हुआ, इसलिए उसमें भी आग लगा दिया गया। इससे क्या लगता है, ये रणनीति के तहत नहीं है तो क्या है? इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये रणनीति के तहत ये दंगा कराया गया। महाराजगंज को खत्म करने से किसे फायदा होता है? आखिर महाराजगंज को होने से इन दंगाइयों को क्या नुकसान है? कई तरह की बातें अजीत जी ने की, कई लोगों का फेलियर बताया। इस वीडियो में पुलिस वालों की भी फेलियर बताया। जैसा कि थाने के मुंशी की बात की, मुंशी ने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल फोर्स की मांग की गई थी आला अधिकारियों से, मगर फोर्स नहीं भेजी गई। आखिर फोर्स क्यों नहीं भेजा गया? दंगाइयों ने यह भी कहा कि पुलिस ने 2 घंटे का समय दिया था। इस बात से प्रशासन पर अगर लोगों का शक जाता है तो गलत क्या है? इस दंगे को भड़काने और करने में सरकार और प्रशासन की मिली जुली भगत समझ में आती है। और भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर ही FIR दर्ज कराते हैं, उनको उपद्रवी बताते हैं, इससे ये साफ हो गया कि विपक्ष और आम लोग जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, कहीं ना कहीं वो सत्य होता हुआ दिख रहा है। अब वाकई ये देखने वाली बात होगी, क्या योगी जी इन उपद्रवियों को सद्भावना एक्सप्रेस में सवार करते हैं या सद्भावना एक्सप्रेस सिर्फ यादव और मुसलमानों के लिए है? उपद्रवियों के कर्म और उनके करतूत सामने आने के बाद गोदी मीडिया इस तरह से शांत पड़ा हुआ है जैसे सांप सूंघ गया हो। इस पर कोई डिबेट नहीं होगा। यदि दंगाई मुसलमान होते तो हर टीवी चैनल पर रोज मुर्गा लड़ाया जाता। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट में अपनी प्यारी सी राय जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और सबसे पहले आप लोग वीडियो को देख पाएं। तो चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।